तो आज हमारा पॉलिटी में टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अमेंडिंग एक्ट 1781, पिट्स एक्ट इंडिया 1784, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर्ड एक्ट 1793, चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1833 एंड चार्टर्ड एक्ट 1853। हम ये सारे एक्ट्स आज की इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन एक्ट्स के उनको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इतने सारे एक्ट्स देख के हमें डर नहीं जाना, हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि इनको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखो जो ये चार्टर एक्ट्स आए हैं, सबसे पहला चार्टर एक्ट जो आया था वो आया था 1793 में, और उसके बाद हर 20 ईयर बाद नया चार्टर एक्ट आया है। तो सबसे पहले चार्टर एक्ट आया था 1793 में, देन उसके 20 ईयर्स बाद 1813 में, देन उसके 20 ईयर्स बाद 1833 में, एंड देन उसके 20 ईयर्स बाद 1853 में। तो ये चार चार्टर एक्ट्स आए हैं। पिट्स एक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में हिस्ट्री जानते हैं। देखो आपको पता है कि जो ब्रिटिश रूल है उसका फ्रेमवर्क कैसे है। देखो पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल होता था, बाद में क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इतने अच्छे से फ्लरिश नहीं हो पा रही थी, तो बाद में आया क्राउन रूल। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो रहा था 1773 से लेके 1858 तक। ठीक है, सो 1773 से लेके 1858 तक द कंपनी रूल रहा था, मतलब मेन कौन था इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। बाद में सारी पावर्स क्राउन के पास चली गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। सो वो रहा था 1858 से 1947 तक। सो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं द कंपनी रूल 1773 से लेके 1858 तक, जिसमें हम ये सारे 8 एक्ट्स कवर करने वाले हैं। इसमें तो 4 चार्टर एक्ट्स हो गए, स्टार्टिंग में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें अमेंडमेंट्स हुई तो अमेंडिंग एक्ट हो गया, देन पिट्स एक्ट आया, देन एक्ट ऑफ 1786 आया। सो हम कंपनी रूल के अंदर इन 8 एक्ट्स को कवर करने वाले हैं सबसे पहले। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द कंपनी रूल 1773 से लेके 1858 तक। ठीक है, सो ये हमारा पूरा कंपनी रूल हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें ज्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं मेंशन करें, जो मेन चीजें उस एक्ट में हुई हम सिर्फ वही पढ़ने वाले हैं। ये सारा मेन थोड़ा सा क्रैमिंग वाला भी हो जाता है, बट ये आपको सारा पता होना चाहिए। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो फर्स्ट स्टेप था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग अलग आ रहे हैं इंडिया में एस्टैब्लिश करने के लिए अपना कंट्रोल। तो जो फर्स्ट स्टेप एवर टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया था, वो क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, इसमें क्या किया उन्होंने, गवर्नर ऑफ बंगाल, जो नॉर्मल गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको बोल दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो कंट्रोल स्टार्ट हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। सो उन्होंने बोला, हाँ अगर आपसे सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सो आपका आंसर आएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के, क्योंकि इसी में ही कंट्रोल एस्टैब्लिश करना स्टार्ट हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। सो यही एक्ट था जिससे कंट्रोल स्टार्ट हुआ, और इसी में ही गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया, जो कि फर्स्ट थे हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद इसको असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, जिसमें 4 मेंबर्स थे हेल्प करने के लिए। उसके बाद सबसे ऊपर आ गया प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, उनके अंदर 2 प्रेसिडेंसीज बोल दी गई जो उनके सबॉर्डिनेट हैं, दैट इज प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे ऊपर था, उसके अंडर आ गया गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी स्टैब्लिश किए गए, जो कि एक गवर्निंग बॉडी थी, जो भी अपनी रिपोर्ट्स थी वो सबमिट करते थे। ठीक है, और इसमें एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुई, वो क्या थी, सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट। सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता कब एस्टैब्लिश हुई, 1774 में। इसको प्रॉपरली मार्क कर लो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा 1774 में एस्टैब्लिश हुई, जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास हो गया उसके बाद। इसमें एक तो चीफ जस्टिस थे और बाकी 3 अदर जज थे। ठीक है, ये हमारा ब्रीफ हिस्ट्री हो गया रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, सो उन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए आया अमेंडिंग एक्ट 1781। सो इसके डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए हमारे पास आया अमेंडिंग एक्ट 1781, जितने भी डिफेक्ट्स थे दूर करने के लिए। इस वजह से इस एक्ट को बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या हो गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इतना क्लियर हुआ।
अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, जैसे मैंने आपको पिछले एक्ट में बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हो गया, तो अभी सुप्रीम कोर्ट की वजह से जो गवर्नर जनरल थे उनको बहुत दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि वो सारे सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आ रहे थे। सो इसमें अमेंडमेंट मेनली क्या हुई कि जो गवर्नर जनरल थे और जो काउंसिल हमने ऊपर बनाई थी और जो रिवेन्यू मैटर्स थे, उन सब चीजों को एक्सक्लूड कर दिया गया, एग्जाम्प्ट कर दिया गया फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और इसमें और भी ज्यादा पावर्स दे दी गई गवर्नर जनरल इन काउंसिल को। ठीक है, उसको और भी पावर्स दे दी गवर्नर जनरल को और बोल दिया कि वो सारे एग्जाम्प्ट है अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो अमेंडिंग एक्ट 1781 में हुई, वो क्या था, हिंदूज वर टाइड टू द हिंदू लॉ एंड मुस्लिम्स वर टाइड टू द मोहम्मद लॉ। यहाँ से ब्रिटिश का मेन स्टार्ट हुआ कि हम डिवाइड करेंगे और रूल करेंगे, मतलब फूट डालो वाली नीति उनकी स्टार्ट होगी। उन्होंने हिंदूज को टाई कर दिया हिंदू लॉ के साथ और मुस्लिम्स को टाई कर दिया मोहम्मद लॉ के साथ। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट जो बार बार पूछा जाता है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में सबसे जरूरी चीज जो स्टार्ट हुई वो था, जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनकी जो कमर्शियल पावर्स है और उनकी जो पॉलिटिकल फंक्शंस है उनको डिस्टिंग्विश कर दिया गया कि पॉलिटिकल के लिए अलग हमारे पास बॉडी होगी और कमर्शियल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग हमारे पास बॉडी होगी। तो यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुई अंडर द पिट्स एक्ट 1784। इसमें एक तो ये याद रखना कि पिट्स एक्ट में मेन क्या था, डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम आया, डबल गवर्नमेंट का सिस्टम आया। और एक्ट कौन से ईयर का है, 1784 का है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या है, जो कमर्शियल अफेयर्स हैं उनके लिए तो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और एक नई बॉडी की स्टैब्लिशमेंट हुई, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए हुआ, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए। सो पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए हमारे पास आया बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कमर्शियल अफेयर्स के लिए हमारे पास आया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पहली बार ब्रिटिश ने बोला कि ये हमारे ब्रिटिश पोजेशंस हैं इन इंडिया, ये पहली बार टर्म यूज हुई, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट का थोड़ा थोड़ा सुप्रीम कंट्रोल आने लगा कंपनी के अफेयर्स पे। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा उनको कंट्रोल करने लगी। नेक्स्ट उसके बाद 1786 में एक एक्ट आता है, कौन सा एक्ट, एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उन्होंने बोला कि मैं तभी गवर्नर जनरल की ऑफ बंगाल की पोजीशन एक्सेप्ट करूंगा अगर आप मुझे दो डिमांड्स मेरी पूरी करते हो। एक तो अगर कोई काउंसिल का डिसीजन होता है उस डिसीजन को ओवरराइड करने की पावर देते हो, और मुझे कमांडर इन चीफ भी बनाते हो, तो ही मैं ये पोजीशन लूंगा। सो ये दो अमेंडमेंट्स करी गई कि उन्हें कमांडर इन चीफ भी बनाया गया और साथ में ही काउंसिल का डिसीजन इन स्पेशल केसेस उसको ओवरराइड करने की पावर दी गई। सो ये है एक्ट ऑफ 1786। अब चार्टर एक्ट स्टार्ट हो रहे हैं जो कि हर 20-20 साल बाद आए। तो सबसे पहले याद रखना है 1793 में आया, देन 1813 में आया, देन 1833 में आया एंड देन 1855 में आया। ठीक है, अब इसमें क्या किया, जो हमने 1786 वाला एक्ट पढ़ा ना, वो तो सिर्फ स्पेशली लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए हुआ था क्योंकि उनकी ये डिमांड्स थी। अब इन्होंने क्या कहा चार्टर एक्ट 1793 में कि ये सारी ओवरराइडिंग की पावर्स हम सारे फ्यूचर जो गवर्नर जनरल्स या गवर्नर्स हैं उन सबको दे देंगे। पहले तो ये जो एक्ट पास हुआ उसमें तो सिर्फ ओवरराइडिंग डिसीजन की पावर सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई, बट जब चार्टर एक्ट 1793 पास हुआ सो ये ओवरराइडिंग की पावर टू ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज को दे दी गई। मतलब और भी ज्यादा पावरफुल बना दे गवर्नर जनरल्स को और गवर्नर्स ऑफ द प्रेसिडेंसीज को। एक और चीज इसमें क्या है, जो चार्टर एक्ट है ना, उसमें जो ट्रेड मोनोपोली है वो 20-20 साल के लिए एक्सटेंड होती गई। तभी जो चार्टर एक्ट है ये 20-20 साल बाद आए, क्योंकि इसमें जो ट्रेड मोनोपोली थी वो अनदर 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर देते थे वो लोग। और इसमें ना एक और चीज आई चार्टर एक्ट 1793 में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमने स्टैब्लिश किया था ऊपर, और उनके जो स्टाफ की पेमेंट थी ना वो इंडियन रेवेन्यू से करते थे वो लोग, जो इंडिया से वो पैसा कमा रहे हैं उससे उनकी पेमेंट होती थी। सो ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, ये थोड़ा लर्न करने वाला है बट हमारे पास क्रक्स पॉइंट्स हैं जो मेन पॉइंट्स हैं उस एक्ट के। ठीक है, अभी जैसे कि आपको ऊपर पता लगा कि जो ब्रिटिश की मोनोपोली थी ट्रेड मोनोपोली उसको 20 इयर्स तक एक्सटेंड कर दिया गया। अब क्या हुआ, चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ, वो जो ट्रेड मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि 20 साल बाद, तो 20 साल तक एक्सटेंड किया था 1793 से 1830 तक, 20 साल पूरे हो गए, तो 20 साल तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रही। पर जब नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1830 आया, तो 1813 आया तो जो ट्रेड मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको अबॉलिश कर दिया गया
और अभी ये बोल दिया गया कि जितने भी ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं उनके लिए मार्केट ओपन है, मतलब वो वहां पे आके अपना कारोबार वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। सो मोनोपोली उनकी अबॉलिश कर दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी की। हाउ एवर कंपनी की दो चीजों पर मोनोपोली थी, ट्रेड ओवर टी एंड ट्रेड ओवर चाइना। अभी भी कंपनी की मोनोपोली ट्रेड विद चाइना है और ट्रेड इन टी है। तो ये मेन चीज है चार्टर एक्ट 1813 की। उसके अलावा ब्रिटिशर्स ना ये समझने लगे कि अभी हमें कहीं ना कहीं इनको इन्फ्लुएंस करना होगा, इनका धर्म परिवर्तन वगैरह करना होगा, तो उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया आने लगे ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग, और वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड हुआ इंडिया में। सो मेन वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड यहाँ से स्टार्ट हुआ और सवर्निटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन मानी गई ओवर द कंपनीज टेरिटरीज। अब धीरे धीरे ये कंपनी रूल से क्राउन रूल के टुवर्ड्स आना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। मेन अभी क्राउन रूल स्टार्ट नहीं हुआ, क्राउन रूल चार्टर एक्ट खत्म होने के बाद स्टार्ट होगा। सो यहाँ से जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो इंडिया आए और उनका चेंज करने लगे रिलीजन, एंड स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट हुआ। सो मेन चार्टर एक्ट में अबॉलिश हुआ ट्रेड मोनोपोली का, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड द ट्रेड इन चाइना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है चार्टर एक्ट 1833। कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट 1833। ये फाइनल स्टेप है टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। अब पावर्स क्या हो रही है? सेंट्रलाइज हो रही है। सो अगर आपसे पूछा जाए विच इज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन, सो दैट इज द थर्ड चार्टर एक्ट, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, उसको इन्होंने बोल दिया वो अब होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बोल दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? सो आपका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं इंडिया के, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी ही रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी विच बिकेम प्योरली अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल बॉडी थी, अब वो सिर्फ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई। इसमें चार्टर एक्ट में आपको ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट 1833 में, कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि को चेंज करके क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उनको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। इसमें एक और चीज इन्होंने बोला कि जितने भी पुराने एक्ट्स हमने पारित किए हैं इससे पहले, उन सबको हम बोलेंगे रेगुलेशंस, और जितने भी अब एक्ट पास होंगे उन सबको बोलेंगे एक्ट्स, ठीक है, एक ही टर्म आई। उसके बाद लास्ट हमारा आ जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1583 में क्या आया? एक कंसेप्ट आया मिनी पार्लियामेंट का, जिसमें 6 मेंबर साथ में रखे गए। सो मिनी पार्लियामेंट का कंसेप्ट चार्टर एक्ट 1853 में आया, और सिविल सर्विसेज स्टार्ट हुई विच वर ओपन टू इंडियंस ऑल्सो, ठीक है। और इसमें सेपरेट कर दी गई लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट किया है चार्टर एक्ट 1853 में कि जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं गवर्नर जनरल की, उनको अलग अलग कर दिया गया और मिनी पार्लियामेंट का कंसेप्ट आया। आई होप आपको ये समझ आया होगा।